अब हमारे पास लगातार कई लोग इस तरीके से फोन आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद की जो सबसे बड़ी खबर, जो खुलासा ईश्वर ने किया है कि किस तरीके से उसका जो इतिहास रहा है वो ना तो देश के वफादार उसको नहीं कहा जा सकता, और जिस तरीके से उसकी लाश उसके गांव पहुंची है उसके बाद का जो नजारा था वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आइए एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब एनकाउंटर के बाद सोहराबुद्दीन के गांव झिरन्या, जो उज्जैन जिले के पास का एक गांव है, वहां पर जब उसकी लाश पहुंची किस तरीके का नजारा बना। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सोहराबुद्दीन की लाश उसके गांव झिरन्या पहुंची। झिरन्या मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का गांव है जहां सोहराबुद्दीन का परिवार रहता है। लाश रात के अंधेरे में पहुंची। लालटेन की रोशनी के बीच भारत विरोधी नारे लगे। सोहराबुद्दीन को शहीद बताया गया। इन तस्वीरों में साफ है कि सोहराबुद्दीन के कारनामों से उसका गांव अनजान नहीं था। सोहराबुद्दीन की लाश झिरन्या पहुंचने के बाद हवा में गोलियां तक दागी गईं। इस गांव में कितना असलहा है कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि सन 1995 में सोहराबुद्दीन के खेत के कुएं से 2 AK-56 और 24 AK-47 राइफलें बरामद की गई थीं। आमतौर पर कोई मैयत बेहद गमगीन और खामोशी के माहौल में दफनाई जाती है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि इस लाश के साथ कई इरादे ढेर हुए, कई बड़े इरादे बनाए भी गए। सोहराबुद्दीन के लाश के साथ चल रहे लोग जिस तरह से आवाज बुलंद कर रहे थे वो बताता है कि किसी जिहादी की मौत के बाद का नजारा कैसा होता है। सोहराबुद्दीन उर्फ सलीम को 2005 में एक एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया था। सोहराबुद्दीन की लाश गाँव पहुँची तो वहाँ के लोगों की आवाज में बगावत के नारे थे। वो उन लोगों से बदला लेना चाहते थे जिन्होंने सोहराब को मार गिराया। जिस सोहराबुद्दीन की मौत का जरिया फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है, उसकी मौत के बाद मातम के नाम पर देश विरोधी नारे और लगातार असलहों से फायरिंग। इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। देश विरोधी नारों पर पुलिस प्रशासन और नेताओं का कुछ न बोलना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट S1। और हम आज सबसे बड़ा खुलासा कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी खबर है इस समय। सोहराबुद्दीन के कई चेहरे हैं। सोहराबुद्दीन कौन था? सोहराबुद्दीन जिस तरीके से उसका एनकाउंटर हुआ उसके बाद लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही थीं, उसके अलावा किस तरीके की उसका चरित्र रहा है, कितने उसके पीछे उसके चेहरे पर पर्दे डालने की कोशिश हो रही है या पड़े हुए हैं या उठाए जाने बाकी हैं, इन तमाम पहलुओं पर हम लगातार बने हुए हैं। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोहराबुद्दीन एक बार नहीं कई बार पुलिस के हत्थे चढ़ा और चकमा देता रहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। हम बने हुए हैं इस समय देश की सबसे बड़ी खबर। सोहराबुद्दीन कौन था? सोहराबुद्दीन का सच दरअसल क्या है? जिस सोहराबुद्दीन को निर्दोष बताया जा रहा है उसी सोहराबुद्दीन के नाम देश के कई राज्यों में कई तरह के केस हैं, और वो भी छोटे बड़े मामले नहीं, काफी गंभीर मामले हैं। 3 और 4 नवंबर की रात साल 1995, जगह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का झिरन्या गांव। ये गांव सोहराबुद्दीन का गांव है। वही सोहराबुद्दीन जिसका 2005 में एनकाउंटर किया गया। पुलिस को सोहराबुद्दीन के खतरनाक इरादों की भनक लगी। गुजरात ATS के DSP AS देसाई और DIG BL अटल की अगुवाई में दस्ते ने छापेमारी की। छापेमारी में सोहराबुद्दीन के खेत में बने कुएं से पुलिस ने 2 AK-56 और 24 AK-47 राइफलें बरामद की।
दरअसल सोहराबुद्दीन का नाम पहली बार लिया इंदौर के शराब तस्कर महमूद खान ने। पुलिस ने महमूद खान के 9th माइल नाम के फार्म हाउस से हथियार बरामद किए। कड़ी पूछताछ के बाद महमूद ने सोहराबुद्दीन, पप्पू पठान और बाबू पठान का नाम लिया। इसके साथ ही उसने खुलासा किया कि ट्रक नंबर MP 14 9177, जिसका बाद में नंबर बदलकर MP 23 1935 और MOU 686 से भारी मात्रा में RDX, गोला बारूद और AK-47 और AK-56 राइफलें लाई गई हैं। उसने ये भी खुलासा किया कि इस सारे ऑपरेशन को दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ अब्दुल लतीफ संचालित कर रहा था। महमूद ने बताया कि ये सारा जखीरा गुजरात के कांडला पोर्ट से आगे बढ़ा है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, झिरनिया पहुंची और एक बड़ी साजिश को अंजाम से पहले ही नेस्तो नाबूद कर दिया गया। सोहराबुद्दीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 24 जुलाई साल 2003 में सोहराबुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस बार उसका नया नाम था सलीम। किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वो अपना फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी मार्कशीट के साथ धरा गया। इसके अलावा पुलिस ने फरवरी 2004 में सोहराब को इंदौर के खजराना से भी गिरफ्तार किया, लेकिन यहां भी वो चकमा देने में कामयाब रहा। यानी एक बार फिर से साफ है कि सोहराबुद्दीन का असली चेहरा सिर्फ उतना नहीं है जितना इस समय देश के सामने रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, S1। और इस समय हमारे साथ गुजरात से INC के नेता TA चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार चौधरी साहब, जिस तरीके से S1 ने खुलासा किया है, अब आप क्या कहेंगे? सोहराबुद्दीन दरअसल कौन था? वही सच हम जानना चाहते हैं कि सोहराबुद्दीन कौन था, क्योंकि हमको भी ये पता नहीं था कि फर्जी एनकाउंटर क्या होता है जी। अभी आज जो ये बात मीडिया के थ्रू बाहर आई है, तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि सोहराबुद्दीन वाकई में कौन था। ये आतंकवादी था या आम आदमी था या छोटा गुनहगार था या बड़ा गुनहगार था? जी, तो जांच सही तरह से होनी चाहिए, वही हम चाहते हैं। जी चौधरी साहब, हम आपको जानकारी दे दें, S1 ने सबसे पहले देश में ये खुलासा किया है कि जो सोहराबुद्दीन था वो दरअसल उसके गांव से 1995 में 24 AK-47, 2 AK-56 बरामद हुई थी। उसी के घर के पास के जो घर था उसका, उसमें एक कुआं बना था। उसी से गुजरात की ही एक टीम आई थी जिसमें DIG अटल थे और साथ में उनके साथ पूरी टीम थी। उनकी अगुवाई में ये टीम आई थी गुजरात से और उसने छापा मारा था। इसके बाद कई मामलों में वो पकड़ा गया। दाऊद के साथ उसके संबंध रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वो 2 से 3-4 बार तक पुलिस की हिरासत में आया और उसके बाद चकमा देकर के फरार होता रहा। अब सवाल यह है कि गुजरात सरकार को भी कई लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस सच को जानने के बाद अब अक्रॉस दी पार्टीज किस तरीके का माहौल बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, अगर आज एक मेरे पास भी एक AK-47 मिल जाए तो मैं कटघरे के अंदर खड़ा होता पाऊंगा। तो इतनी सारी AK-47 आपको 95 में मिली, तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया उसको? जी, आज ये बात कहाँ से आई? तो उस वक्त 95 में गुजरात पुलिस ने अगर जो बरामद की थी, आप जो बता रहे थे इतनी AK-47 थी और राइफल थी, तो उस वक्त आपने क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया? जी, आज चौधरी साहब कुछ और जानकारी हम आपको देने चाहते हैं। हमारे साथ मयंक जैन जी हैं जो टेररिज्म एक्सपर्ट हैं, उनसे आगे की जानकारी। पता नहीं है, अब आज के इंडिया टुडे में छपा है कि मिड-90s में सोहराबुद्दीन को 5 साल की सजा हो चुकी है इस केस के लिए। ये वेपन्स जो पकड़े गए थे उसकी वजह से उसको 5 साल की सजा हो चुकी है। चौधरी साहब, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गुजरात में इसका एनकाउंटर हुआ और इसकी लाश झिरनिया पहुंची, जो इसका पैतृक गांव था। वहां पर कई असलहे लगातार दगते रहे, भारत विरोधी नारे लगे, पड़ोसी मुल्कों की जय जयकार हुई। साथ ही ये भी कई तरह से वहां पर जो माहौल था वो उत्तेजक और उत्तेजना भरा हुआ था। जो नारे लगाए गए, जो असलहों से फायरिंग हुई, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। कई मीडिया कई चैनल्स जिस तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, इस पहलू पर अभी तक कोई नहीं गया था। ये सबसे पहले हमने दिखाई है। अब आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों और खबर के बाद? हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो बीवी थी, उनके साथ थी, वो जो जैसा हमने सुना है और पढ़ा है कि वो उसके साथ ट्रैवलिंग कर रही थी, तो उसका क्या हुआ? वो कहाँ है आज? वो जिंदा है या मुर्दा है? अगर वो मुर्दा है तो उनकी डेड बॉडी, अभी तक उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं मिली जी? उसके बारे में पुलिस क्यों नहीं बता रही? जी चौधरी साहब, जिसकी लाश मिली थी उसकी जब जनाजा पहुंचा उसके गांव तो क्या नजारा था, ये हमने दिखाया।